नमस्कार, मैं मणि सर आज आप लोगों के समक्ष एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय जो है वर्तमान संदर्भ में भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ कि आज भारत के इंटरनल सिचुएशन कैसा है, ये हमारे लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। देखिए, किसी भी राष्ट्र का सर्वप्रमुख जो विषय होता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा होता है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम काफ़ी व्यापक हैं, लेकिन फिर भी मुख्यतः दो ऐसे क्षेत्र हैं जिससे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित देखा जा सकता है। वह है राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा। तो भारत के संदर्भ में अगर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो भारत के समक्ष दोनों तरह से चुनौतियां हैं। एक तरह सीमा पार दुश्मन राष्ट्र जो है नाभिकीय हथियारों से लैस है। दुश्मन राष्ट्रों के साथ हमारे गंभीर राजनीतिक मतभेद हैं और सीमा पर युद्ध के खतरे हमेशा मंडराते रहते हैं। आज भारत दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र है जो चारों तरफ से नाभिकीय हथियारों से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरा जो है हिंद महासागर क्षेत्र में नाभिकीय हथियारों से युक्त पनडुब्बियाँ, विमान वाहक पोत, ये तमाम बड़े राष्ट्रों की उपस्थिति निस्संदेह ही हमारी बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा है। फिर भी हम बाह्य सुरक्षा को उतना चुनौतीपूर्ण नहीं मानते हैं आज के डेट में, क्योंकि भारत भी आज वैश्विक स्तर पर एक मजबूत सैन्य शक्ति वाला राष्ट्र है जिसके पास सभी प्रकार के पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियारों से युक्त सेना है। आज भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और जिससे हम शत्रु के किसी भी आक्रामकता का जवाब ठीक से दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी बाह्य सुरक्षा चुनौती उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना चुनौती आज के संदर्भ में आंतरिक सुरक्षा के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में हमारी सेनाएं आज पूरी तरह से सक्षम है और आप देख भी रहे हैं कि चीन बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन जब हमारा भारत के इंटरनल सिक्योरिटी का फिगर देखते हैं तो हमें बड़ा ही संकटग्रस्त दिखाई देता है, क्योंकि आज़ादी के बाद ही से ही हमारे सामने बाह्य सुरक्षा चुनौतियाँ रही और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ भी रही। अब आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को हम अगर देखें तो आज हम ये समझें कि हम पहले की तुलना में आज हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है वो काफ़ी गंभीर है। अब जैसे स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में पूर्वोत्तर की सुरक्षा समस्या, नागा आंदोलन, मिजो आंदोलन, गोरखा आंदोलन, लगातार उल्फा का आंदोलन चलता रहा। नॉर्थ ईस्ट अशांति का वातावरण बना रहा। इसके बाद कभी पंजाब की समस्या रही, क्षेत्रवाद को भी उभार मिला। तो हम जैसे तैसे इन समस्याओं से निपटने में काफ़ी कामयाब रहे। कश्मीर की आतंकी घटनाएं बढ़ी, 1989-90 से शुरुआत हुआ तो एक लंबे समय तक कश्मीर में संघर्ष होता रहा। आज हम कश्मीर को भी एक शांति की दिशा में ले जाने में सफल दिखाई दे रहे हैं, यद्यपि छोटी घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे नक्सलवाद, उग्रवाद, माओवाद जैसी घटनाएं देश के लिए काफ़ी गंभीर आंतरिक सुरक्षा समस्या के रूप में दिखाई दी। हम इन तमाम वादों पर आज अंकुश लगाने में सफल रहे, लेकिन जैसे जैसे हम पुरानी समस्याओं को हल करते जा रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के संदर्भ में, वैसे वैसे आज हमारे सामने नित नई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां उभर करके सामने आ रही हैं, जो हमारी एकता, अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। अब देखना है कि वर्तमान संदर्भ में हमारे सामने कौन कौन सी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं और कैसे कैसे इनका प्रभाव हमारे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बात हम बता दें कि आज भारत आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक हर मोर्चे पर विश्व का एक शक्त संपन्न राष्ट्र के रूप में दिखाई दे रहा। वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिकाएं, भारत का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा। तो वैश्विक जगत में भारत एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि जब भारत का आंतरिक विषय पर आते हैं तो भारत की जो इंटरनल फिगर है आज हमारे सामने क्या है
एक गंभीर संकट के रूप में दिखाई दे रहा है। अब कैसे कैसे संकट हैं, इसका कैसे कैसे प्रभाव आज हमारे सामने दिखाई दे रहा, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और भविष्य में क्या क्या चुनौतियां आगे बढ़ सकती हैं, इसी की चर्चा करनी है कि आज का विषय हमारा है आंतरिक सुरक्षा समस्याएं। तो किसी भी राष्ट्र के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। आज भारत बाह्य सुरक्षा से भी प्रभावित है और भारत आंतरिक सुरक्षा से भी क्या है, प्रभावित दिखाई दे रहा। बल्कि मैं कह सकता हूं कि बाह्य सुरक्षा की तुलना में आंतरिक सुरक्षा से अधिक गंभीर खतरे या उसके दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। तो आंतरिक सुरक्षा समस्या में सबसे बड़ा कारण है धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, नस्ली भेदभाव, क्षेत्रवाद जैसे कारण। आज हम क्या देख रहे हैं, देश का विभिन्न भाग धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता से क्या करके उभरा हुआ दिखाई दे रहा। चाहे वो केरल में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो आपका हाल के वर्षों में यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, देश के विभिन्न भागों में धार्मिक कट्टरता को क्या है, बढ़ावा मिल रहा। चूँकि भारत बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक वाला देश है और हमारी एकता, अखंडता, हमारी सांस्कृतिक विविधता में जब एकता होगी तभी बनी रहेगी। आज कहीं न कहीं हमारे इस सांस्कृतिक विविधता में जो एकता का भाव हमारे अंदर लंबे वर्षों से चला आ रहा था वो कमज़ोर दिखाई दे रहा, क्योंकि आज हमारे नागरिकों में जो है राष्ट्रवाद कम, वो व्यक्तिवाद, धार्मिक जातिवाद, संप्रदायवाद का उन्माद अधिक दिखाई दे रहा है। तो कहीं कहीं हमारा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज लगातार बढ़ रहा। आज धार्मिक कट्टरता की बात करें, चाहे वह हिंदू संगठन हो, चाहे वो मुस्लिम संगठन है, कट्टरता दोनों संगठनों में देखी जा रही है। तो एक प्रकार से धार्मिक उन्माद को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा, और इससे कहीं कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर दुष्परिणाम भी देख सकते हैं। केरल से लेकर बिहार से लेकर यूपी से लेकर हर राज्यों में इस तरह अभी हाल में धार्मिक कट्टरता का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे हरियाणा में हुआ, जो मेवात क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पर विभिन्न दो समुदायों के बीच जो हिंसक संघर्ष हुआ वो राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसी तरह से समय समय पर राज्य के विभिन्न भागों में ऐसे कट्टरता का परिणाम दिखाई देता है और ये हमारी छवि जो है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को दिन रात मजबूत करने के लिए चल रहे हैं, हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, और लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर देश के ही नागरिकों में जिस तरह से सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिल रहा है, और जिस तरह से कभी कश्मीर में, कभी मणिपुर में, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी गुजरात में जो ऐसे कांड महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं, ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। अब देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता आज हमारे लिए समाज में जहर का काम कर रहा है, हमारी एकता, अखंडता को क्या कर रहा है, पूरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण जिसका दुष्परिणाम यह है कि हम लगातार अस्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अगर इन्हीं चीज़ों को नियंत्रित नहीं किए तो भारत को भी लीबिया बनने में, सीरिया बनने में, अफगानिस्तान बनने में, पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। तो जो हाल आज अफगानिस्तान पाकिस्तान का है, आने वाले समय में वही हालत भारत का भी हो सकता है। तो भारत का फिर विकसित राष्ट्र बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हम सबको यह चाहिए एक नागरिक के रूप में कि इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करना जाए, एक सामूहिक प्रयास किया जाए, और ये जो देश में धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है उसे नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने कानून में बदलाव लाना पड़े, कठोर कानून लाना पड़े, तो भी करने की ये सरकार को पीछे हटना नहीं चाहिए, और ये पूरे समाज का विषय है। आज हमारे सामने जातिवाद की घटनाएं ये भी लगा बढ़ रहा है। अभी जो मणिपुर में जो हिंसा हुआ है वो क्या है, कास्टिज्म का ही प्रभाव है। मैतेई समुदाय और साथ साथ कुकी समुदायों के बीच जो हिंसक संघर्ष हुआ, इससे मणिपुर में जो अराजकता का माहौल विगत 3 महीनों से दिखाई दे रहा, ये न केवल मणिपुर की शांत स्थिरता और विकास को प्रभावित किया है, अपितु जो हमें लंबे संघर्षों के बाद पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के लिए जो सफल प्रयास किया था, एक बार पूर्वोत्तर में बुरा अशांति की ओर उभरता हुआ दिखाई दे रहा। ये मणिपुर की हिंसा इस समस्त पूर्वोत्तर की शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। तो जातिवाद के रूप में सबसे ताज़ा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं मणिपुर की हिंसा। इसके अलावा बहुत से क्षेत्रों में आज जातिवाद के रूप में ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है।
इसी तरह से नस्लीय भेदभाव, इसकी भी भावनाएं जो है समाज में तेज़ी से उभर करके आ रहा। अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोग नागरिक जब देश के विभिन्न भागों में किसी रूप में काम करते हैं तो उनके साथ भी कभी कभी भेदभाव घटनाएं देखते हैं, जो हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। कोई भी अगर नॉर्थ ईस्ट को शांति स्थापित करने के लिए हम तमाम योजनाओं को आगे बढ़ा करके वहाँ पर तमाम संगठनों से वार्ता करके तमाम प्रयास करके वहाँ पर शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक भी अगर नस्लीय घटनाएं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के देश के किसी भाग में होता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का युवा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाता है या वो हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देता है। इससे नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादी तत्वों को सपोर्ट मिलता है और उन्हें बढ़ावा मिलता है, जिससे नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापना में क्या है एक खलल पड़ता है और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें नस्लीय जो भेदभाव की घटनाएं समय समय पर कभी कभी देखी जाती हैं, इस पर भी नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा गंभीर संकट है घुसपैठ। एक तो हम खुद विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, हमारे पास संसाधन सीमित है, जनसंख्या का दबाव अधिक है, और दूसरी तरफ हमारे देश में आज बड़ी संख्या में पड़ोसी राष्ट्रों से नागरिक घुसपैठ करके अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये जो घुसपैठिए हैं ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके आए हैं। अभी आप एक अनुमान कहता है कि लगभग 3 करोड़ से अधिक घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में हो, चाहे म्यांमार से आए हुए रोहिंग्याई घुसपैठिए हों जो शरणार्थी के रूप में उनको लोग देख रहे हैं। तो जो भारत में घुसपैठ लगातार आज भी जारी है, इससे कहीं कहीं इन घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तमाम राज्यों की डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव आ गया है, और इसको लेकर के बांग्लादेशी घुसपैठिए और असम मूल के लोगों के बीच समय समय पर हिंसक झड़पें देती है। यही हालात पश्चिम बंगाल में हो रहा। आज पश्चिम बंगाल की हालत दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है, और इसका मूल कारण है बांग्लादेशी घुसपैठिए। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं। एक तरफ भारत के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ये पूरी तरह से सम्मिलित पाए जाते हैं। जब कभी देश के अंदर कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, उसमें कहीं न कहीं रोहिंग्याई और बांग्लादेशी घुसपैठियों की भूमिका जो है प्रमुख रूप से देखी जाती है। तो घुसपैठ आज हमारे सामने एक गंभीर चुनौती रूप लिया। यद्यपि घुसपैठ की समस्या आज से नहीं है, ये बहुत लंबा है, 50 वर्षों से देश के अंदर घुसपैठ होता आ रहा है, लेकिन पहले की तुलना में आज कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में ये समस्याएं उभर के आ रही हैं, और आए दिन घुसपैठियों को लेकर के खतरा बढ़ता जा रहा। तो एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा के रूप में हमारे घुसपैठिए हैं। दूसरा, संगठित अपराध। देखिए, ये संगठित अपराध हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। संगठित अपराध का हमारा आशय कि जब कोई एलिमेंट्स कुछ लोगों के साथ मिल करके अवैध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देता है और व्यक्तिगत लाभों को बढ़ावा देता है। अब जैसे हमारी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, हवाला कारोबार है, मानव व्यापार है, मानव अंगों की तस्करी है, हथियारों का अवैध कारोबार है, ड्रग दवाओं का जो ये आपके मादक पदार्थों का जो है अवैध कारोबार, ये सब संगठित अपराधी तत्वों के द्वारा किया जा रहा। साइबर क्राइम है, ये सब मिलकर के देश की आंतरिक सुरक्षा समस्या को लगातार जटिल बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, संगठित अपराधियों का देश विरोधी तत्वों से सीधा संबंध भी है, चाहे वो आतंकी संगठन हो, चाहे वो अलगाववादी तंत्र हो, क्योंकि संगठित अपराधी इन तत्वों के फंडिंग का महत्वपूर्ण आधार है। तो आज कहीं न कहीं भारत को अस्थिर करने के लिए संगठित अपराधी तत्व, अलगाववादी, आतंकवादी, ये सब मिल करके भारत को अस्थिर करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और इसी का प्रभाव है कि देश के विभिन्न भागों में आए दिन कहीं न कहीं धार्मिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से कहीं न कहीं उन्माद की भावनाएं बढ़ जाती है। कभी कभी आतंकी हमले तो इधर बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन आतंक के हमले होने की संभावना बनी जाती है। आज हम आए दिन रोज पेपर पढ़ते हैं कि फला संगठन का फला व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया और वो पकड़ा गया। तो ये जो देश का स्थिति है ये काफ़ी चिंताजनक है। साथ साथ राष्ट्र विरोधी तत्वों का विदेशों से संरक्षण। अब हमारे सामने एक बड़ी नवीन सुरक्षा समस्या आ गई है
कि जो विदेशी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा। अब एक समय आप जान लीजिए कि पंजाब की समस्या लंबे समय तक काफ़ी हिंसक रहा, जिसमें लाखों लोग मारे गए, हमारा काफ़ी क्षति भी हुआ और लगने लगा कि कभी पंजाब भारत से अलग हो सकता है। लेकिन फिर भी 1990 तक आते आते पंजाब की समस्या को हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और पंजाब में शांति स्थिरता विकास को बढ़ावा दिया। लेकिन अब हाल के वर्षों में एक बार पुनः जो है पंजाब में कहीं न कहीं धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा मिल रहा है। अब इसको बढ़ावा देने में न कि इसमें पंजाब में रह रहे लोगों की भूमिका नहीं है, अपितु जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पुर्तगाल में, ब्रिटेन में या अन्य देशों में जो निवास कर रहे हैं उनके द्वारा कहीं न कहीं भारत को अस्थिर करने का प्रयास, पंजाब को अस्थिर करने का प्रयास रचा जा रहा। आज इसी प्रयासों का परिणाम है कि इन देशों में हमारे दूतावासों पे लगातार हमले हो रहे हैं और वहाँ की सरकार इन हमलों पर कोई बहुत विशेष जोर नहीं दे रही है। तो ये जो हाल के वर्षों में विभिन्न देशों में जिस तरह से भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता से भारत के दूतावास पे हमले किए जा रहे हैं और पंजाब में पुनः खालिस्तान के उभार को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, उसमें कुछ तथाकथित राजनीतिक दलों की भूमिका भी, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ तथाकथित राजनीतिक दलों की भूमिका भी संलिप्त है या उसे संदिग्ध रूप से देखा जा सकता है। बिना इसके संरक्षण पाए पंजाब में अराजकता का माहौल जो विगत 2-4 महीनों में देखा गया है कि हमारे पुलिस थानों पर हमले हो जा रहे हैं, हमारे अन्य गतिविधियों पर हमले किए जा रहे हैं, ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, पंजाब की शांति और सुरक्षा के लिए शुभ संकेत नहीं है। और अगर इसे समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो एक बार पंजाब पुनः अपनी समस्या की ओर अग्रसर होगा और ये अग्रसर होना भारत की एकता अखंडता को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। तो पंजाब की समस्या, उस समस्या को आगे बढ़ाने में राष्ट्र विरोधी तत्वों का विदेशों से संरक्षण, विशेष करके कनाडा जैसे देशों से काफ़ी संरक्षण मिल रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास, देखिए इन सब कारणों के पीछे सबसे बड़ा कारण है नैतिक मूल्य। आज हमारे अंदर व्यक्तिवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद हैं, ये जो अलगाववाद हैं, ये जो वाद आगे तेजी से बढ़ रहा है और राष्ट्रवाद कमज़ोर हो रहा है। तो इसके चलते हमारे देश में तमाम प्रकार के इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम लगातार बढ़ रहे हैं। आज राजनीतिक दल राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को एक ही महत्वाकांक्षा है कि सत्ता की पुनर्वापसी कैसे हो, सत्ता में हम कैसे हो, वो सत्ता के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज देश के विभिन्न भागों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। मणिपुर का हिंसा इसका एक उदाहरण है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मणिपुर हिंसा को बहस जो है संसद में नहीं हो पा रही है, इसको चलने भी नहीं दिया जा रहा है। इस पर कोई विचार, एक सकारात्मक सत्ता पक्ष विपक्ष बैठ करके एक नई दिशा देने का प्रयास करें, उस पर भी नहीं चर्चा हो रही है। बस कारण एक दूसरे पर दोषारोपण लगाया जा रहा। तो ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो कहीं कहीं राजनीतिक दलों की जो गलत मानसिकता है, जिसके कारण तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा, एन केन प्रकीर्ण उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक नीचे जा सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आज देश के अंदर हो रहा है वो देश की एकता, अखंडता और हमारी संप्रभुता के लिए एक गंभीर चुनौती है। देखिए किसी भी देश का विकास, कहते हैं विकास ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही विकास है। अगर हमारा डेवलपमेंट तभी होगा जब हमारे देश में सुरक्षा मजबूत होगी। सुरक्षा का आशय कि हम शांत, स्थिर, विकासपरक हैं और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें। अगर देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, राजनीतिक अस्थिरता आएगा, हर जगह धार्मिक सांप्रदायिक कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवादी हमले बढ़ते जाएंगे, तो इससे देश अस्थिरता की तरफ बढ़ेगा। इस अस्थिरता से हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी शांति और स्थिरता विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आज कोई भी देश तभी आर्थिक रूप से समृद्ध माना जाएगा जब वो देश पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आगे बढ़े, जब उस देश में व्यापार हो, उस देश में निवेश हो, विनिर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़े, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, तमाम चीज़ों पे आगे रहेंगे, तभी हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देंगे। लेकिन ये तब संभव है व्यापार, निवेश, पर्यटन
विशेष करके 3 व्यापार, निवेश, पर्यटन, ये आपके देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है। आज पाकिस्तान विश्व समुदाय से अलग थलग है, वहाँ न कोई पर्यटक जाता है, न वहाँ कोई निवेश करता जाता है, न कोई राष्ट्र उसके साथ व्यापार करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान आज के डेट में काफ़ी राजनीतिक रूप से अस्थिर है। वहाँ कब कहाँ आतंकी हमले हो जाएं, इसका कोई पता पहले से नहीं लगाया जा सकता। अभी देखिए बलूचिस्तान में आतंकी हमले हुए, 50-55 लोग मार दिए गए। तो कहने का आशय क्या है कि अगर आपको 2047 में विकसित भारत बनाना है, आप आने वाली पीढ़ी को अच्छा वातावरण देना है, तो आपको इन सब चीज़ों से निजात पानी होगी। और अगर हम इन सब पाने में असफल रहे तो फिर भारत का भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो आंतरिक सुरक्षा आज राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है। जैसे कि इन चुनौतियों को निपटने के लिए सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता है। नेशन इज फर्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक को नेशन इज फर्स्ट के अवधारणा पर काम करना होगा। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, पहले राष्ट्र, इसके बाद ही कोई। ये व्यक्ति को, समाज को, विभिन्न राजनीतिक दलों को, विभिन्न संगठनों को ये सोचना होगा। और अगर हम नेशन इज फर्स्ट की अवधारणा पर काम करेंगे, इजराइल, जापान जैसे नागरिकों से कुछ सीख लेंगे, तो निस्संदेह ही भारत पुनः सोने की चिड़िया हो सकती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम व्यक्तिवादी भावनाओं में, अपनी आकांक्षाओं में डूबे रहेंगे और हमारे अंदर राष्ट्रीय चरित्र, नैतिक मूल्य नहीं रहेंगे, तो देश का जो हालत है वर्तमान में वो और विस्फोटक होगा। और ऐसा अगर हुआ तो हमारी सुरक्षा और संप्रभुता दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली पीढ़ी अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की तरह एक अस्थिर राष्ट्र के रूप में भारत को देखे। मैं चाहता हूँ हमारी आने वाली पीढ़ी एक विकसित भारत के रूप में हमें देखे। और यह तभी संभव होगा जब सभी लोग मिल करके नेशन इज फर्स्ट की अवधारणा पर काम करेंगे, तभी हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं है। तो आज का ये टॉपिक मैं जो है वो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां आज के देश में, आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी गंभीर है। और इसी गंभीरता का प्रभाव है कि आज देश के विभिन्न भागों में कहीं न कहीं हिंसात्मक घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। ये घटनाओं को अंकुश लगना चाहिए, इस पे रोक लगना चाहिए और इस पे सरकार को एक कड़े कदम भी उठाना चाहिए। और जन सहभागिता का भी होना आवश्यक है, ताकि हम धर्म जात से ऊपर उठ करके राष्ट्र भाव से काम करें, तो शायद ही हम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे। क्योंकि ये जो आज़ादी हमें आज प्राप्त हुई है, हम आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न भी मना चुके हैं। ये सब कुछ तभी संभव हो पाया जब इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक संघर्ष किए, बलिदान दिए। तो हम पूर्वजों के बलिदान को न भूलें और हम देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, एक मजबूत भारत के लिए एक अपना व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सके वो प्रयास करना चाहिए।